एक बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है रूस ने। 40 मिसाइल से किया बड़ा हमला। रूसी हमले से यूक्रेन में बड़ी तबाही। यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अटैक। देखिए कैसे रूस के ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के विनाशक हमलों का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। एयर रेड अलर्ट पर यूक्रेन के सभी बड़े शहर। बड़े हमलों की आशंका में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमलों का अलर्ट सायरन बजाया जा रहा है। लोगों से बंकर और बेसमेंट के इस्तेमाल को कहा गया है। और यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। रूस की बमबारी से दहले यूक्रेन के 10 प्रांत। डोनबास से लवीव तक भीषण हमलों से हड़कंप मच गया है। KH-101 क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इलाके टारगेट किए गए। और देखिए KH-101 मिसाइलों से तो टारगेट किया ही है, लेकिन जैसे यहां पर जानकारी मिल रही है मैं और बताता हूं मैं आपको। रूस का प्रचंड हमला कैसे यूक्रेन दहला, समझिए। यूक्रेन के 10 से ज्यादा प्रांतों में रूस का एक साथ हमला देखने को मिला। डोनबास और ब्लैक सी से एक साथ बरसी रूस की मिसाइलें। Tu-95MS बॉम्बर से KH-101 और KH-55 क्रूज मिसाइलें दागी। 12 घंटे में यूक्रेन में बरसे 450 से ज्यादा ड्रोन। 40 हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से कोहराम मच गया। डोनबास, पोल्तावा, क्रेमेंचुक, खरसोन, रिवेन और लवीव में भीषण हमलों से हड़कंप मच गया। चेरकासी में इस्कंदर मिसाइल हमलों से इंडस्ट्रियल इलाके तबाह हो गए। उधर सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस के भीषण ड्रोन हमलों से दहला चेरकासी। चेरकासी के इंडस्ट्रियल साइट्स में धमाकों से हड़कंप मच गया। और एक बड़ी खबर है डोनेट्स्क में। डोनेट्स्क में तेजी से बढ़ा है रूस का कब्जा। डोनेट्स्क के एक और बड़े इलाके पर रूस का कंट्रोल हो गया है। चेरनोवाया जिरका इलाके में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। भीषण रॉकेट हमलों से तबाह यूक्रेन के कई ठिकाने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है। और डोनेट्स्क में पूर्ण कब्जे की तैयारी में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है रूसी सेना। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ का दावा। देखिए 1 लाख रूसी सैनिक के हमले की तैयारी में है। आइए आपको इस बारे में जानकारी देता हूं। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में 1,10,000 रूसी सैनिक मौजूद हैं। ये है पोक्रोवस्क। देखिए जो निप्रो के पास है यहाँ पर, ये यूक्रेन का नक्शा देख रहे हैं आप। ऊपर खार्किव, उधर कीव देख रहे हैं आप, और ये निप्रो पेट्रोवस्क। यहीं पर पोक्रोवस्क में यूक्रेन के 1,10,000 रूस के सैनिक मौजूद हैं। पोक्रोवस्क पर पूर्ण कब्जे के लिए रूसी सेना तैयार है। पोक्रोवस्क के बाद निप्रो पर हमले की तैयारी है। फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर अंदर रूसी सेना मौजूद है। कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर आ रही है। इसी बीच यूक्रेन का एक और F-16 फाइटर जेट तबाह हो गया। रूस ने मिसाइल हमले में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। हमले में F-16 जेट के फाइटर पायलट की भी मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने F-16 मार गिराए जाने की पुष्टि की। अब तक यूक्रेन के 4 F-16 नष्ट करने का रूस का दावा। तो देखिए पहला कब गिरा था? दिसंबर 2024 में, जब F-16 पहला तबाह हुआ था यूक्रेन का। दूसरा F-16 अप्रैल 2025 में नष्ट हुआ। तीसरा F-16 मई 2025 में नष्ट हुआ। और चौथा F-16 जिसके बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं, ये जून 2025 में नष्ट हुआ है। लेकिन यूक्रेन का जो एक और F-16 तबाह हुआ, ये कैसे हुआ? दरअसल रूस ने मिसाइल हमलों में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। हमले में F-16
जेट के पायलट की भी मौत हो गई। रूस के मिसाइल हमले नाकाम करते वक्त F-16 फाइटर नष्ट हो गए। F-16 फाइटर जेट नष्ट हो गया, ये यूक्रेनी एयरफोर्स ने कहा है। रूस ने रात भर में 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। दिसंबर 2024 में रूस ने पहले F-16 को तबाह करने का दावा किया था। अप्रैल 2025 में S-400 से दूसरा F-16 मारने का दावा किया। मई 2025 में रूस ने तीसरा F-16 तबाह करने का दावा किया। द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये जानकारी आ रही है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी एज डिफेंस एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे एज डिफेंस एक्सपर्ट। 4 F-16 खो चुका है बख्शी सर। जनरल बख्शी, यूक्रेन इस पूरी लड़ाई में इजराइल और ईरान में हो जाता है सीज फायर, लेकिन ये रूस और यूक्रेन में ट्रंप क्यों नहीं करा पा रहे? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पुरजोर लगाया था। उन्होंने तो खैर ये भी यहां तक कह दिया था कि मैं जिस दिन चार्ज लूंगा उसके अगले दिन सीज फायर हो जाए। लेकिन जब असली में करने की बात आई तो उन्होंने देखा कि एक तो यूरोप के देशों ने बड़ी अजीब सी भूमिका इसमें प्ले करी और उन्होंने यूक्रेन को भड़काया कि तुम लड़े जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तक कि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसी झाड़ लगाई थी ज़ेलेंस्की को बुलाकर वॉशिंगटन, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के सपोर्ट से ये लड़ाई क्या कहते हैं, यूरोप के सपोर्ट से ये लड़ाई चलती आ रही है। जहां अमेरिका ने हथियार देने बंद किए तो रूस ने लगातार जो यूरोप ने रूस को हथियार यूक्रेन को माफ कीजिए, यूरोप यूक्रेन को हथियार देते रहा। तो इसके चलते ये लड़ाई चलती रही है और अब तो विकराल रूप ले लिया है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि अगर दो लड़के लड़ रहे हो तो उनको थोड़ी देर लड़ने दिया जाना चाहिए, तभी जाके वो बंद होंगे, नहीं तो बंद नहीं होंगे, कह के अपना पल्ला टेम्पररीली झाड़ लिया है। True. उनको लगता है कि जब तक कुछ लड़ाई का कोई शेप ना ले ले जिसमें एक साइड का पलड़ा भारी हो जाए, तब तक वो वहां पे कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती। वो दिख भी रहा है। तो इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जनरल बख्शी में आता हूं आपके पास। काला सागर से देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। काला सागर से यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया गया है। कैलिबर मिसाइलों से खरसोन को टारगेट किया गया है। ज़पोरिजिया और क्रेमेंचुक में भारी तबाही मची है। रिवन इलाके में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों में भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, यूक्रेन में तबाही ही तबाही। यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला। कल रात से रूस ने शुरू किया हमला। यूक्रेन पर 450 ड्रोन से यह बड़ा हमला किया है। 40 से ज्यादा मिसाइलों से भी अटैक किया गया है। आज भी रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों पर यह हमला किया गया है। हमले में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। कहां कहां हमला हुआ है यह बताता हूं आपको। सूमी, ओडेसा, ज़पोरिजिया, खरसोन, डोनेस्क, माइकोलेव, पोक्रोवस्क, चरकासी, लवीव, पोल्टावा और क्रेमेंचुक, इन सभी इलाकों में रूस ने भयानक हमला किया है। इसी बीच नेटो की मीटिंग से तिलमिलाए हैं पुतिन, ये जानकारी आ रही है। रूस ने बाल्टिक सागर में जासूसी विमान भेजा। जर्मनी के यूरोफाइटर जेट्स ने कार्रवाई की। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ रहे रूसी विमानों को रोका गया। तो बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका। जर्मनी ने रूस के विमानों को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजे। बाल्टिक सागर पर जासूसी के लिए जा रहा था विमान। पोलैंड और जर्मनी के एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था यह विमान। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो के रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया। कैलिनिनग्राद से उड़ान भर रहे रूसी Tu-20 विमान को ट्रैक किया। नेटो के रडार सिस्टम ने जर्मनी को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जर्मनी ने विमानों को रोकने के लिए 2 यूरो फाइटर जेट भेजे। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ने से पहले ही विमान को रोका गया। तो एक हिसाब से यूरोप ने कहीं ना कहीं इस वॉर में, ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे साहब, वैसे तो यूरोप जैसा कि जनरल बख्शी कह रहे थे बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन क्या अब यूरोप की दहलीज पर यह वॉर पहुंच रही है? ये क्या हुआ जो अभी हमने बताया?
देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया में डीप इनसाइड 4,500 किलोमीटर के जो एयर बेसिस स्थित थे उनको टारगेट किया, और उसका बदला तो जो है प्रत्यक्षित था ही। तो जो 537 प्रोजेक्टाइल से जो अटैक किया गया, जिसमें कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और ब्लास्टिंग मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स की जिक्र किया जा रहा है, और रूसी विमानों का इसमें काफ़ी ज़बरदस्त योगदान रहा, और F-16 को भी टारगेट किया उन्होंने। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदला था। दूसरा, जो हेग में हुआ है, हेग में जो नाटो की समिट में डिसीजन हुआ कि भाई 5% अपने जीडीपी का हर नाटो कंट्री, हर मेंबर जो है वो डिफेंस में लगाएगा। तो अभी जो औसतन 1.5 से 2% अपना जीडीपी का लगाते हैं नाटो कंट्रीज, वो अगर 3% भी कर देते हैं तो रशिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर सॉरी अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य है। अगर ये युद्ध शांत हो जाता है तो सोचिए कि ये अमेरिका का जो ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स है, जो इसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी लाने के जो प्रयास हैं, उसको कितना गहरा धक्का लगता। तो शांति के लिए अभी जो है उम्मीद कम ही है, कम से कम अगले 2 हफ्ते में तो लगता नहीं। हालांकि पुतिन ने कहा है, जो उनका कल का जो टॉक आया है कि वो शांति, अगली शांति वार्ता के लिए, यानी कि तीसरी शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में जाने को तैयार हैं। लेकिन बैठने से फायदा क्या अगर आप कोई भी दूरी जो है कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा विषम परिस्थितियां हैं, लेवल जरूर बढ़ गया है, एरियल अटैक्स बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में 2,500 से अधिक जो है वो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स रशिया पर भेजे गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसी बीच हम आपको और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दिखाते हैं। सूमी में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, लेपर्ड 2A5S टैंक पर हमला किया है। रूसी हमले में टैंक तबाह हुआ है। और सूमी में रूस का एक और बड़ा हमला, दर्जनों ड्रोन से सूमी में अटैक किए रूस ने। हमले में कैलिबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। और यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर बैक टू बैक अटैक किए। रूसी सेना ने चेर्नोवाया जिरका से यूक्रेनी सैनिकों को भगा दिया। एक साथ 3 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया है। और सूमी में AFU इन्फेंट्री पर बड़ा हमला, कब्जे वाले इलाके में आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। तो सूमी में AFU इन्फेंट्री पर बड़ा हमला किया गया। इस इलाके में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, लेकिन सूमी में ही कैसे एरियल अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, यह भी हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। और सूमी में रूस की सेना पर अटैक किया गया है। यूक्रेन की सेना ने हमला बोला, हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, सूमी में यूक्रेन ने पलटवार किया है, रूस की सेना पर अटैक किया है। और ये देखिए कितने करीब से ये फुटेज दिखा, जहां रूस की एक गाड़ी को हिट करने वाला था यूक्रेन का ड्रोन, और फिर हिट करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। ओडिशा से बड़ी खबर, ओडिशा में रूसी सेना पर यूक्रेन का अटैक, हमले में गिरान UAV तबाह हो गया। ओडिशा में रूसी सेना पर यूक्रेन का अटैक, उनका गिरान UAV तबाह हो गया। तो रूस का ताबड़तोड़ हमला, आखिर टारगेट पर क्या है, आइए आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं। हथियार फैक्ट्री, ड्रोन फैक्ट्री, हथियार गोदाम, पावर प्लांट, सैन्य अड्डे, ड्रोन कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन, ये सारी चीजें, इन पर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया। इन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर, इन फैक्ट्रीज पर, इन जगहों पर। सवाल यह है कि रूस का मकसद क्या है। जनरल बख्शी, क्या दिखता है आपको रूस का मकसद? हर बार रूस अपने एरियल अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा है। इस बार होता जा रहा है डेडलीस्ट एवर, 450 से ज्यादा ड्रोन, 40 से ज्यादा मिसाइलें, और निशाने पर क्या, ये हम बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि हर साल समर में ग्राउंड हार्डन हो जाता है बर्फ पिघलने के बाद, और वो कैंपेन सीजन बन जाता है जिसमें बड़े हमले किए जा सकते हैं। तो इस साल समर में अटकल लगाई जा रही है कि रूस जो है कोई 1 लाख की फौज के साथ जो उसने जुटा ली है, वो पोक्रवस के इलाके में और पॉसिबली ओडेसा की तरफ बड़ा हमला करेगा। ठीक है, और ये हमले के पहले सॉफ्टनिंग अप ज़रूरी होती है टारगेट्स की।
और ख़ासकर जैसे कि आपने बताया उनका एयर डिफेंस, उनके ड्रोन फैक्ट्रीज, उनके ड्रोन कंट्रोल जो मुकाम है वो सब हिट किए जा रहे हैं। जी सर, ओके। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हथियार फैक्ट्री, सैन्य अड्डे तो हिट किए ही जा रहे हैं, लेकिन चिरकासी में भी रूस का बड़ा हमला। रूस ने ड्रोन अटैक कर मचाई तबाही। चिरकासी में रूस का बड़ा हमला, रूस ने ड्रोन अटैक कर यहां पर तबाही मचा दी है। और क्रेमेंचुक पर गेरेनियम 2 ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी सेना के लगातार ड्रोन अटैक। तो क्रेमेंचुक पर गेरेनियम 2 से हमला किया गया है। रूसी सेना के लगातार ड्रोन हमले देखने को मिल रहे हैं। एक और फुटेज रात में रूसी सेना के अटैक की। और पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। तो पोक्रोवस्क जहां पर रूसी सेना के काफी सैनिक मौजूद हैं, यह दावा किया जा रहा है, वहीं पर एक बड़ा हमला जहां यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया। और रूस के कामोव 52 विमान को टारगेट किया यूक्रेन ने। यूक्रेनी इगला मैनपैड्स की मदद से अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा ये कामोव रूसी विमान। Не попал. और ब्रांस्क ओब्लास्ट में यूक्रेन का बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन गोदाम पर हमला। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा है। तो ब्रांस्क ओब्लास्ट में यूक्रेन का बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन गोदाम पर हमला। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, देखिए ईरान और इजराइल की मैं बात कर रहा था, वहां तो सीज फायर है, लेकिन यहां पर मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, ये इंटेंसिटी केवल मौसम की वजह से है कि अभी सर्दियां आ जाएंगी, ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, या आपको लगता है कि पुतिन को लगता है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई सीज फायर की नौबत आती है और वो कह भी रहे हैं कि वी आर ओपन फॉर टॉक, तो उससे पहले हम जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पार पा सके, नेगोशिएशन पर हमारा टेबल पर हमारा हाथ मजबूत हो, ये कोशिश भी दिखती है उनकी। देखिए, एक जो ट्विस्ट आया कहानी में, जब ट्रंप आए तो उनका जो रुख था वो एंटी यूक्रेनियन अटेम्प्ट था, और जो ऑपरेशंस हो रहे थे उन्होंने उनकी भर्त्सना की थी कि देश में जो है शक्ति नहीं, और फिर भी वो लड़ रहा है और उसका भविष्य क्या है। और हमने सबने देखा कि इस प्रकार से जेलेंस्की जब अपने गए उनसे बात करने व्हाइट हाउस में, कैसे उनकी बातें थी। लेकिन जो ट्विस्ट कहानी में आया, जब हेग में नाटो समिट के दौरान साइड लाइन पर 50 मिनट तक दोनों नेताओं यानी कि ट्रंप और जेलेंस्की बीच में वार्ता हुई, और उन्होंने जो है काफी वो हिस्से जो एड्रेस किए जो कि उम्मीद कम थी। लेकिन तीसरी बात जो थी वो ये थी कि यूरोपियन कंट्रीज, नाटो मेंबर्स जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एकदम से अकेलापन जो है टोटली आइसोलेटेड फील कर रहे थे। अमेरिका ने कहा था कि आपको अपना खुद सुरक्षा देखनी होगी। तो ऐसे में जो हालात बन रहे थे, वो पूरा का पूरा यूरोपियन खेमा एक हो गया था, अमेरिका एक तरफ हो गया था, और जेलेंस्की बीच में थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उनके पास जो रिक्वायरमेंट है लड़ने के लिए जरूरी था। लड़ाई तो उन्होंने मोल ले ली, लेकिन वो उनके हाथ जो कठपुतली के रूप में उनके धागे थे, वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की मदद पर थे। तो 50 मिनट की वार्ता में जेलेंस्की ने बार बार कहा कि देखिए, अगर चाहते हैं कि मैं लड़ाई में रहूं तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और उनको इन प्रिंसिपल ट्रंप ने कहा कि जरूर मदद की जाएगी, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि भाई मुझे पैट्रियट मिसाइल चाहिए ताकि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मैं बचा सकूं, हमारे लोगों की जिंदगी बचा सकूं। तो ट्रंप का ये कहना कि भाई पैट्रियट तो हम इजराइल को दे चुके हैं, हमें भी पैट्रियट की जरूरत है, और ऐसे हालात में हम देखेंगे कि आपको दे सकते नहीं सकते। तो जेलेंस्की थोड़ा परेशान है, लेकिन जो पूरा डेवलपमेंट है वो पूरा विश्व देख रहा था, और रशिया ने देखा कि कुछ जो हालात जो है शांति की तरफ जो तथाकथित तौर पर बढ़ रहे थे, वो एकदम से रुक गए हैं। और अब आप कहीं ना कहीं हेग का असर दिख रहा है अटैक्स पे। जनरल बख्शी, आप भी सहमत है इससे कि हेग में नेटो समिट के बाद ये पुतिन का जो अटैक है उससे रिलेवेंट है, उससे जुड़ता है? नहीं, बिल्कुल उससे जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तिलमिलाए हुए हैं कि यूरोप जो है अपना सपोर्ट बंद नहीं कर रहा, उकसावा दे रहा है, लगातार यूक्रेन को उकसा रहा है कि युद्ध जारी रखो। देखिए, यूरोपियन स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, जितना नुकसान रूस को पहुंचाया जा सकता है
यूक्रेन के माध्यम से उतना पहुंचाया जाए, उतना उसे कमज़ोर किया जाए, ताकि जब लड़ने का समय आता है यूरोप का और रूस का, तब तक रूस काफ़ी कमज़ोर कर दिया जाए। ये स्ट्रैटेजी तो उनकी बिल्कुल साफ जाहिर। अब सवाल ये है कि वो भी जानते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर वो रूस को आड़े हाथ अकेले नहीं ले सकते। दैट इज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अगर ये बात है तो वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका को इतना एलिनिएट किया जाए कि वो बोले जहन्नुम में जाओ, खुद लड़ लो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या थी? उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि जब मैं चार्ज लेता हूं, मैं दुनिया में शांति बहाल करना चाहूँगा 3, 4 साल, 5 साल, ताकि मैं अपनी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, मिलिट्री रिकवरी और जो मैंने आड़े लेना, हाथ लेना है डीप स्टेट को, वो कर सकूं। इसी के चलते उन्होंने कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर तो बाइडेन की वॉर थी, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी मैं शांति कराऊंगा। और उन्होंने देखिए अब वो कोशिश करी है इजराइल को मदद करके एक दर्जा हासिल करने का, और फिर वो कह रहे हैं कि बस अब बंद हो गया, बंद करो। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, लेकिन क्या उनको लोग अपनी ग्रैंड स्ट्रैटेजी फॉलो करने देंगे? ये देखने वाली बात है। ठीक बात है सर। और यूरोप ने तो काफी एक विघटनकारी खेल खेला है इस सारे मामले में। यूक्रेन को उकसाकर, यूक्रेन को वानर सेना की तरह लड़ाकर, और ज़ेलेंस्की को भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे लोगों का हित किस में है। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि लोग उनको गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि हाँ चढ़े जाओ, और वो घोड़े पे चढ़ कर वो लड़ाई करे जा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन की आबादी का, यूक्रेन के शहरों का। कोई शहर खड़ा नहीं रहा, नो टाउन इज लेफ्ट स्टैंडिंग, सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। और लड़ाई चलती रही तो बर्बादी ज्यादा यूक्रेन की होगी। बिल्कुल सही बात है। मैन पावर लॉसेस यूक्रेन के ज्यादा हुए हैं, आप लिख कर नहीं, वो आज भी दिख रहा है। आज भी जो अटैक हुआ है जनरल बख्शी, उसमें यूक्रेन को ही ज्यादा हमला झेलना पड़ा है, रिसीविंग एंड पे वही है। देखिए लेकिन यूक्रेन कैसे पलटवार कर रहा है ये भी दिखाते हैं हम। क्रीमिया से खबर है जहां यूक्रेन ने हमला किया है, ड्रोन से रूसी एयरबेस पर अटैक किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा 3 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया उसने, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी नष्ट कर दिए। और ये देखिए रात की तस्वीरें हैं जब क्रीमिया पर यूक्रेन ने अटैक किया था। आवाजें सुनिए, आसपास का इलाका विस्फोट और गोलियों की आवाज से दहल उठा। जानते सुनाइए पीसीआर। और रूस का क्रूज मिसाइल से हमला, KH-101 क्रूज मिसाइल से रूस हमला कर रहा है। तो KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया है रूस ने यूक्रेन पर। और बाल्टिक में रूस और जर्मनी के बीच टेंशन हो गई। जर्मनी ने बाल्टिक के ऊपर रूसी जहाज को रोका। रूसी जासूसी विमान को जर्मन जेट्स ने रोका। जर्मनी ने 6 महीने में 9वीं बार रूसी विमान को रोका है। तो रूस और जर्मनी में टेंशन क्या यूरोप में इस वॉर के जाने का संकेत है? नेटो पर भारी संकट। बाल्टिक सागर के ऊपर से रूसी विमान से हड़कंप मच गया। 2 जर्मन विमानों ने रूस के Tu-20M जेट को रोका। पॉलिश और जर्मन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था यह जेट। 2025 में 9वीं बार रूसी विमानों की घुसपैठ की कोशिश। यूज डोम से 40 किलोमीटर की दूरी से वापस लौटा ये Tu-20M। जासूसी विमानों की निगरानी में जुटे जर्मन अधिकारी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, ये क्या मकसद हो सकता है रूस का यहां जासूसी विमान भेजने का? देखिए, 2 बातें तो उभर के मुझको साफ दिखती हैं कि पहली बात कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज नाटो मेंबर्स जो हैं वो
अपने आप को अलग थलग पा रहे थे, तो उनका क्या एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और किस प्रकार से तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए लगभग कभी सभी देश ऐसा करते हैं कि वो ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं ताकि दुश्मन उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देता है, उनकी कितनी देर में आता है और कैसी प्रतिक्रिया आती है, उसका एक अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं। तो ये हो सकता है कि उसका हिस्सा भी हो। दूसरी बात ये भी है कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि बातें तो बढ़ रही हैं, यूरोपियन कंट्री ने साफ कहा है कि हम अपना युद्ध जारी रखेंगे, यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, चाहे अमेरिका हमारे साथ हो चाहे नहीं हो। जर्मनी और फ्रांस दोनों देश बहुत तेजी से और बहुत खुल के सामने आए। तो निश्चित रूप से रशिया को ये लग रहा था कि शायद उनके एरिया में कुछ डिप्लॉयमेंट हो, उसको जो है उसके सर्वेलेंस के लिए जरूरी था कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इंटेलिजेंस चाहिए था, उसकी गैदरिंग के लिए जहाज गए होंगे। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से रशियन सेना अपनी आपको जो अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है और जिस प्रकार से F-16 को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जो हम खबरें भी आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल उस्टिमेंको जो है उनकी डेथ हो गई और उनके पास जितने भी वो थे उन्होंने एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जहां तक क्लेम की बात है, क्लेम तो देखिए एक तरफ से आ रहे हैं, जो रशिया के क्लेम्स हैं वो पब्लिक में नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जो बात की जा रही है, जो एक इंफॉर्मेशन फर्ज करने की बात चल रही है, वो एक बड़ा जो है ये अनुमान नहीं लगाने था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस दिशा में जा रहा है। क्रीमिया पर जो बताया गया अटैक, हेलीकॉप्टर्स का नुकसान और उनके रडार सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम पर चोट की गई, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम वहां पर नहीं था जिसको कि वो क्लेम करें कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। तो इसकी वजह से आगे क्या स्थिति होगी ये थोड़ा सा अभी कहना मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा। रीजन ये है कि ये हम देख रहे हैं आज 1222वां दिन है लड़ाई का, तो जब हम 1200 दिन से देख रहे हैं ये लड़ाई होते हुए और कभी लड़ाई इधर भारी होता है, कभी उधर, जब मौके के हिसाब से कोई भी अटैक करता है और वो देखता है कि किस प्रकार से वो डोमिनेट कर पा रहा है, तो ऐसे हालात में चीजें जो बढ़ रही हैं, आगे क्या होगा। साथ में पोलैंड के अंदर सरकार बदल रही है। 6 अगस्त को वहां पर जो है नए शासक आ जाएंगे, कैरलो, और वो जो है कैरलो, अब देखना होगा, देखिए बहुत जबरदस्त इसमें परिवर्तन आएगा वहां के जियोपॉलिटिक्स में। कैरलो जो है वो एंटी मूव है, जो यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव है, उसके वो विरोधी हैं। तो वो आगे क्या करेंगे इसका वक्त बताएगा कि उस क्षेत्र का जो इसको हम हंगरी की तरह मान ले, जैसे हंगरी में भी उसका विरोध करता रहा है, तो क्या पोलैंड में भी क्या वैसी सरकार आ रही जो आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से जो हालात लग रहे हैं, जो हमको शुरू में जो इशारे मिल रहे हैं वो जाहिर करते हैं कि उस इलाके के अंदर, क्योंकि देखिए मानिए चाहे नहीं मानिए, पूरा विश्व जो है, यूक्रेन भले ही वो सोच रहा है कि वो इतना इफेक्ट नहीं हो रहा उसको और वो आदी हो गया, यूज्ड टू हो गया है, लेकिन बाकी पूरा विश्व जो है रशिया यूक्रेन के तनाव से प्रभावित है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता, और आसपास के क्षेत्र तो ज्यादा है, जैसे कि अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं 537 प्रोजेक्टाइल्स का, पोलैंड ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, उनके सारे जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स थे, लवीव तक एयर प्रोजेक्टाइल गया है, तो लवीव और पोलैंड की दूरी 70-80 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है वो बॉर्डर से लगता हुआ शहर है और वो वहां से बसें चलती हैं पोलैंड से लवीव के लिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा दूरी है नहीं, तो वहां पर उन्होंने सोचा होगा कि कहीं यहां तो कुछ नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं। इसी बीच उधर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बरकरार है। ईरान ने साफ कर दिया कि परमाणु बम बनाकर रहेगा वो। उधर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो फिर हमला होगा। ईरान ने न्यूक्लियर साइट के पास सभी सर्विलांस कैमरे को बंद कर दिया है। इसका मतलब साफ है, ईरान अमेरिका से डरने वाला नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब परमाणु संग्राम तय है? आइए एक बड़ी खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। ईरानी संसद में लगे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, संसद के स्पीकर ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। और ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल का दूसरा दौर बहुत विनाशक होगा। अल अरबिया टीवी के हवाले से खबर है। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये वॉर खत्म हो गई है, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अभी एक और बड़ा हमला इजराइल ईरान पे कर सकता है, जानकारी सामने आ रही है। और ईरान चेतावनी दे रहा है कि अब बहुत बुरा हश्र होगा इजराइल का। तो ईरान पर हमले का दूसरा दौर, हमले को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है इजराइल। ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल दूसरे दौर का हमला शुरू कर सकता है। दूसरे दौर के हमले पहले से ज्यादा विनाशक होंगे। पहले दौर के हमले से इस बार आकार भी बड़ा होगा। ये अल अरबिया टीवी की खबर है। क्या संभव है हमला और क्यों संभव है? ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो ये हमला होगा। जनरल बख्शी, आपको ये अल अरबिया टीवी की इस खबर में कितना सब्सटेंस नजर आता है? कितने आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, अगर तो ईरान
फोदरो पे हमले के पहले अपने 408 किलो एनरिच यूरेनियम को निकाल पाया है, दैट मीन्स ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज वेरी मच ऑन। और अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑन है तो इजराइल ज़्यादा देर चुप नहीं बैठेगा। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़ोर से कह रहे हैं कि हमने विध्वंस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी भी कन्नी कटेगी अगर पता चले कि साहब नहीं, हम उनकी कैपेबिलिटी को हिट नहीं कर पाए, वो बरकरार बच गई है इतने बड़े बॉम्बिंग के बाद भी। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी किरकिरी होती है। इसलिए ईरान थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट इजराइल जो है वो बिल्कुल उसको गवारा नहीं कि ईरान न्यूक्लियराइज हो जाए, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। इसलिए जो कुछ वो कर सकता है इसको पीछे धकेलने के लिए वो करेगा, और वो करेगा तो ये भी जाहिर है कि ईरान में अभी क्षमता है पलटवार करते रहने की। यस, हमने तो सोचा था कि सबसे बड़ी अक्लमंदी होती ईरान के लिए कि अगर वो बोलता कि हाँ जी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो गया है, 5-6 महीने चुप रहकर अपनी मिसाइल एयर डिफेंस को रीबिल्ड करता, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता और फिर डेटरेंस दोबारा एस्टैब्लिश करके फिर लड़ता। लेकिन वो तो हुड़मती में आ गए हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ और हम लड़ने में सक्षम हैं और हम महीनों महीनों लड़ सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता के साथ तो फिर लड़ाई ज़्यादा देर टाल पाना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। बड़ी बात कही थी आपने, ये दोबारा ऐसी चालू मानसिकता होती के लग साथ रही। लड़ाई टाल पाना ज्यादा देर मुश्किल ही लगता है। अब देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ईरानी परमाणु फैसिलिटी में हलचल से हमले का अलर्ट। इजराइल और अमेरिका कभी भी कर सकते हैं बड़ा हमला। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अध्यक्ष ने यह चेतावनी जारी की है, युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है, ऑलब्राइट ने कहा है। तो आइए, क्या यह युद्ध शुरू हो सकता है? ईरान पर फिर हमला होगा क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हमले का अलर्ट ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जानकारी आ रही है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर फिर से हमला हो सकता है। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में हलचल के बाद हमले की आशंका है। न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से तैयार कर रहा ईरान, ये रिपोर्ट कह रही है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अध्यक्ष ने चेतावनी ये जारी की है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जानकारी आई है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, तो क्या ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट था वो शुरू कर चुका है? इसकी ये माने कि क्या न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से वहां शुरू हो गया होगा? जिस तरह से जिस हलचल की बात आ रही है, क्या हलचल हो सकती है? देखिए, जो क्रेडिबिलिटी है इनपुट्स की जो आ रही है पूरे ईरान इजराइल के क्षेत्र से, मिडल ईस्ट से, वो उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ क्लेम्स हैं कि बहुत ही हमने सटीक निशाना लगाया और अब तस्वीरें भी आई हमारे पास, आई इमेजरी जो आई वो कुछ भी उसको सपोर्ट भी करती है, लेकिन बाद में ऐसे भी इंफॉर्मेशन आई कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं अंडरग्राउंड बेसमेंट में वो काफ़ी गहरे थे और स्कैटर्ड थे। तो पूरा जो है फ्लोरोडो की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव थे पूरा अचीव नहीं हो पाए। तो साथ में अब ईरान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके थोड़ी देर पहले ही उनके रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया था कि भाई बहुत हमले कामयाब रहे और हमें काफी क्षति पहुंची है। तो दोनों तथ्यों में थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। ऐसे में उनके जो लोग हैं, ईरानी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, वहां के शासक, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो वो कोई भी शासक, चाहे जिस प्रकार से पाकिस्तान में देखा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको क्या किया, कितने बाजे बजाए गए उनके, उसके बावजूद भी जो है मुनीर का क्या हुआ, वो फील्ड मार्शल बना दिए गए और पूरा उत्सव, विजय उत्सव मनाया गया। तो ऐसे हालात में, क्योंकि सारी देखिए वो विश्व के लिए नहीं, वो अपने लोगों के लिए है। इसी प्रकार ईरान भी जो है कुछ ऐसा ही माहौल वहां पर बना रहा है कि भाई हम सब कुछ है, हम कंट्रोल में हैं, हमें कोई बहुत डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले मत भूलिए कि इजराइल ने जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की थी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जो सपोर्टिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको डिस्ट्रॉय किया, उनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया। तो वो बताता है कि उनकी लड़ने की क्षमता वो नहीं जो आज से लगभग 1 माह पहले थी। तो निश्चित रूप से उनको कम से कम 1 या 1.5 माह वेट करना ही पड़ेगा अपनी तैयारियों के लिए। और 1.5 माह जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी हमने ईरान की संसद की तस्वीर दिखाई थी जहां अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगे थे। अब ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने चेतावनी दी है। अराक्ची ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है, हमला करने वाले देश अंजाम भुगतेंगे। यानी तेवर शांत नहीं में जनरल बख्शी ईरान के। अभी
नहीं, बिल्कुल उनके तेवर शांत नहीं हुए हैं। वो ज़्यादातर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील कर रहे हैं, उनको रिजीम चेंज का डर है, इसलिए वो लगातार दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ। हाँ। अमेरिका और इजराइल मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और उनकी जो अपनी आबादी को बता रहे हैं, अपने आवाम को बता रहे हैं कि हमने भीषण पलटवार किए हैं इजराइल पे, तल अवीव पे, यरूशलेम पे, हाइफा पे, और हम तो ये लड़ाई जब चाहे जब तक चाहे जारी रख सकते हैं, महीनों महीनों हम बगैर रुके लड़ सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि अक्लमंदी इसमें थी कि अब जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव अमेरिका और इजराइल का मिलकर आ रहा था, सम्मिलित दबाव आ रहा था, उनको थोड़ा स्टैंड डाउन करके नहीं तो क्या आपको वो लगता बड़े है आसानी से कह सकते थे हाँ हमारा यूरेनियम बर्बाद हो। जनरल बख्शी, इसी में जुड़ा एक सवाल आपसे पूछता हूं, लेकिन पहले एक ब्रेकिंग दिखा दूं। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका को धमकी दी है, किसी भी प्रतिबंध को ईरान स्वीकार नहीं करेगा। ये अमीर सईद ने कहा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा, अमीर सईद कह रहे हैं। ईरानी राजदूत हैं अमीर सईद, जिनका यह बयान सामने आया है। तो ईरानी राजदूत और अमीर सईद जिनका नाम है, उनका क्या बयान है? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, ईरान अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन करेगा, ईरान की मिसाइलों की शक्ति सीमित नहीं है, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई, ईरान अपने ऊपर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगा, लेबनान और गाजा में युद्ध विराम का पालन नहीं किया गया। मुझे जनरल बख्शी एक सवाल यही लेना था आपसे उस समय, क्या इतने बड़े हमलों के बाद और बात इतनी आगे निकल जाने के बाद कि इजराइल तो अटैक कर ही रहा था, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तक आ गए थे, अमेरिका ने अटैक कर दिया, क्या अब अमेरिका और इजराइल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और ईरान को क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने देंगे या यूरेनियम एनरिच करने देंगे 90% तक? नहीं, देखिए इतने उकसावे के बाद तो वो मैं नहीं समझता चुप बैठने वाले हैं। हाँ। लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी किरकिरी होती है ना। वो तो ऐलान कर बैठे थे, उनको इतना बढ़ चढ़ कर नहीं फिर बोलना चाहिए था कि सब डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ। क्योंकि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर लगे कि नहीं कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, वो दूसरा वाला बिल्कुल कोर्स नहीं हुआ है। देखिए अब आप जो है इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी में कंपेलेंस, द स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेलेंस एंड कोअर्शन। मतलब आपको अपने दुश्मन पे इतनी दर्द इन्फ्लिक्ट करनी होगी कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करे, बंद करे। साफ जाहिर है कि ईरान कह रहा है कि साहब आप अपनी दर्द नहीं पहुंचा पाए, तो फिर आपके पास क्या विकल्प रह जाता है? थोड़ी देर के बाद तो इजराइल बोलेगा कि ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो हम फिर हमले शुरू करते हैं। फिर हम और अमेरिका चाहे बीच में स्ट्रेट वे ना कूदे, लेकिन कुछ देर इजराइल ईरान की तो जंग बिल्कुल हो सकती है। और इसके चलते साहब प्रॉब्लम ये है, ईरान की सबसे बड़ी धमकी है सेल्फ डिस्ट्रक्ट, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, दुनिया की इकोनॉमी को सवा सत्यानाश कर देंगे, तेल की कीमतें बढ़वा कर। ये जो धमकी है ये जो बाइडेन के लिए काफी थी। अपने कार्यकाल में जो बाइडेन ने कभी इजाजत नहीं दी इजराइल को कि वो लड़ाई पूर्ण रूप से छेड़े। डोनाल्ड ट्रंप के जो मागा फॉलोअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई इजराइल डिक्टेट ना करे अमेरिका की पॉलिसी। तो ऐसे में क्या कैन वी एनविसाज अ सिचुएशन जिसमें ईरान और इजराइल अकेले लड़ें, इनकी लड़ाई शुरू हो, और जब कितनी देर इजराइल भी लड़ सकता है, आफ्टर ऑल उसकी भी इकोनॉमी सही बात है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है, उसका भी नुकसान हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि कौन कितना जो है दुस्साहस करेगा। ठीक बात। देखिए इजराइल ईरान के संघर्ष में ईरान ने अपनी क्षमता साबित की, इजराइल भी समझ गया कि ईरान को रोकना उसके वश में नहीं है, इसलिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाया। लेकिन विध्वंसक पलटवार से ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि उसकी क्षमता का आकलन उन्होंने गलत किया। ईरान के विध्वंसक पलटवार से संकेत मिल रहे हैं अब पूरे अरब में अगर किसी के पास नेतृत्व क्षमता है तो वो ईरान है। तो क्या ईरान अरब का खलीफा बनने जा रहा है? ईरान ये वो देश है जिस पर संपूर्ण कब्जा कर पाना इतिहास के कई आक्रमणकारियों के लिए मुश्किल ही था।
उसी ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस मुल्क पर आक्रमण तो संभव है, लेकिन दुश्मन इसकी बुनियाद खत्म नहीं कर सकता। खारिज़मियाई साम्राज्य के पतन से लेकर अब तक इस देश के खिलाफ युद्ध कभी कामयाब नहीं हुए, और अब भी ऐसा ही हुआ। अरब में युद्ध 12 दिन, ईरान ने बदला सीन। ईरान पर गुप्त हमले करने वाले इजराइल ने अचानक ईरान को तबाह करने के लिए कदम उठाया। रात के वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अगले ही पल ईरान ने बाजी पलट दी। ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर सबको चौंका दिया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सबको हैरान कर दिया। इजराइल के प्रमुख शहरों को टारगेट बनाकर बता दिया कि उसकी क्षमता किसी ने ठीक से परखी नहीं। इसलिए मजबूरी में अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। अमेरिका ने भी ईरान के उन्हीं परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाया जहां इजराइल नाकाम हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि पूरी क्षमता से हमले के बावजूद अमेरिका भी नाकाम ही रहा। नतीजतन ईरान एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिसकी क्षमता अरब रीजन में एक लीडर की हो सकती है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और वो परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि ईरान पर हमले इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले संगठनों को ईरान की तरफ से पूरी मदद दी गई थी। इस नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन दरअसल इन 12 दिनों के युद्ध में ही प्रमाणित नहीं हुआ है, बल्कि ये क्रम ईरान बनाम हमास के संघर्ष से शुरू हुआ है। पूरा अरब गाजा पर हमले में खामोश था, लेकिन ईरान अकेले गाजा के समर्थन में खड़ा हुआ। फिलिस्तीन के लिए मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। लेबनान पर हमले का ईरान ने खुला विरोध किया। हूती पर हमले की आशंका देखते हुए हथियार सप्लाई किए। ईरान ने साबित किया कि वो अरब रीजन में मुस्लिम समुदाय पर होने वाले हमलों के विरोध में न सिर्फ खुलकर खड़ा होगा, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाएगा। इसी बीच इजराइल ने ईरान को कमजोर आंककर सबसे बड़ी गलती कर दी। ये संघर्ष ईरान की युद्ध क्षमता के प्रदर्शन का माध्यम बन गया। न्यूक्लियर सेंटर पर हुए हमले के बावजूद ईरान ने संवर्धित यूरेनियम बचा लिया। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बावजूद उन्हें कदम पीछे खींचने पर ईरान ने मजबूर कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर ईरान ने अपनी भौगोलिक अहमियत साबित कर दी। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि वो अकेला किसी से भी सामना कर सकता है। जैसे ही कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले शुरू किए, मजबूरन अमेरिका को सीज़फायर की दिशा में कदम उठाने पड़े। यानी ईरान ने साबित कर दिया कि अरब रीजन में अगर अमेरिका को कोई रोक सकता है तो वो तुर्की या सऊदी अरब नहीं, बल्कि ईरान है। और मुमकिन है कि अब मुस्लिम वर्ल्ड ईरान की क्षमता देखते हुए उसकी सरपरस्ती भी स्वीकार कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में बड़ा मूवमेंट देखा गया है। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी से कैमरे हटाए गए। IAEA के सभी कैमरों को साइट से हटाया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर ईरानी न्यूक्लियर साइट की जासूसी का आरोप है। कैमरों के जरिए खुफिया जानकारी चुराने का आरोप है और इसीलिए IAEA के सारे कैमरे अपनी साइट से, न्यूक्लियर साइट से, फैसिलिटी सेंटर से हटा दिए हैं ईरान ने। तो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स में आखिर किस बात की हलचल हो रही है? ईरानी न्यूक्लियर साइट से IAEA के कैमरे हटाए गए। सवाल है क्यों? न्यूक्लियर फैसिलिटी में IAEA की एंट्री को बंद किया गया। सवाल है किस लिए? ईरान ने IAEA पर न्यूक्लियर फैसिलिटी की जासूसी का आरोप लगाया है। IAEA पर ईरानी परमाणु प्रोग्राम की जानकारी चुराने का आरोप लगा है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई का IAEA पर आरोप, यानी जो संस्था निगरानी करती है उसी पर आरोप लगा दिया गया है कि वही जासूसी कर रही है उसकी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA चीफ का बयान आ गया। इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम को छिपा रहा ईरान, ये कहा है IAEA ने। अगले कुछ महीने में ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू करेगा, ये कहा है राफेल ग्रॉसी ने, जो IAEA के चीफ है। और IAEA के दावे पर ईरान का एक्शन। ईरान ने IAEA चीफ पर लगाया बैन। परमाणु फैसिलिटीज के पास जाने पर रोक लगाई। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा था ईरान नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो जनरल बख्शी, बिना आग के तो धुआं होगा नहीं,
ये IAEA को विलन क्यों बना रहा है ईरान? नहीं, एक वजह भी है कि विलन बना रहा है। देखिए, IAEA ने जिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट से ईरान के बात की, हाँ। उनकी लिस्ट छाप दी और इजराइल ने चुन चुन कर उनको मार डाला। ये तो कोई बड़ी विश्वसनीयता का काम नहीं है ना। ये लिस्ट तो टॉप सीक्रेट होनी चाहिए थी। रिजल्ट्स वो पब्लिश कर सकते थे कि, और उनके रिजल्ट्स में ये कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो अपने बयान से पलट रहे हैं और ईरान का भी कहना एक तरफ से कुछ हद तक जायज है कि साहब हम तो IAEA के मुताबिक, NPT ठीक है। के मुताबिक चल रहे थे। ठीक है। NPT के मुताबिक हमको IAEA का संरक्षण था, फिर हम पर हमले क्यों किए? तो ये जो आप कह रहे हैं, इसी पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन ग्रुप कैप्टन डीके पांडे लेकर लेना वो चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन IAEA डीके पांडे से साहब, नाराज है, आप बातें जो कह रहे थे हटवा दिए हैं। कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कैमरे हटाने का क्यों कहा जा रहा है? IAEA का काम ही है वहां पर क्या हो रहा है उसको पूरा बारीकी से देखें और वो देखें कि जो नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन उल्लंघन, इसका मतलब नियमों का उल्लंघन हो रहा था क्योंकि कैमरे लगे थे, तो वो यही देखने के तो लगे थे कि आप कहीं रेड लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसका साफ इंडिकेशन है कि कैमरे हटा दो। और IAEA से आप अलग क्यों हो रहे हैं, ये साफ बताता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। आपके इंटेंशंस क्या है, ये कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा करता है। शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। जनरल बख्शी आपका